welcome back. This side Dr. Shiv here, and this is the surgery FMG Hild series. Okay, and this part is part first B. ओके, ये सेकेंड पार्ट है फर्स्ट का, जो 2017 का रिकॉल क्वेश्चन है. तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया था और क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हाइल्ड है. हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि अभी जो होने वाला है दिसंबर में एग्ज़ाम. ओके, तो देखिए मैंने जैसे 10 क्वेश्चन करवा दिए थे. अब जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कैसे मैं आइडेंटिफाई करता था ना. ये बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं हमें हाइल्ड कैसे पता चलता है. तो हम क्वेश्चन जब करते हैं ना तभी पता चलता है. जैसे मैंने यहाँ लिख रखा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम में कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग ये हाइल्ड टॉपिक है. एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इससे आने की संभावना होती ही है. ओके, तो अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंडिकेशन फॉर सर्जरी इन फाइब्रोएडिनोमा. ओके, फाइब्रोएडिनोमा हाइल्ड टॉपिक है. ओके, इसकी या तो एक्सरे इमेज पूछ लेंगे, पॉपकॉर्न इमेज सीन इन विच डिजीज़, और जैसे इसमें पूछ लिया, या ब्रेस्ट माउस पूछ सकते हैं. तो फाइब्रोएडिनोमा हाइल्ड है. ओके, तो अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा इंडिकेशन नहीं है सर्जरी के लिए फाइब्रोएडिनोमा में. तो अगर साइज़ मोर देन 5 है तो डेफिनेटली हमें सर्जरी करनी पड़ेगी. कॉम्प्लेक्स टाइप में है तो करना ही पड़ेगा. अगर बार बार हो रहा तब भी करना पड़ेगा. तो एक ही ऑप्शन बचता था, पेशेंट के डिसीजन से हमें कोई लेना देना नहीं. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन देख के भी रूल आउट करना सीखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए. तो फाइब्रोएडिनोमा क्या है? बिनाइन ट्यूमर है, हाईली मोबाइल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रेस्ट माउस. ओके, क्योंकि ये मूव करता है. तो 12th नंबर क्वेश्चन क्या है? इन द ब्रेस्ट, देखो ब्रेस्ट टॉपिक जो है ना, ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट की जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं वो बहुत ही हाइल्ड हैं. जैसे फाइब्रोएडिनोमा हो गया, ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया. अब ये स्टेजिंग से क्वेश्चन पूछ लिया. इन द ब्रेस्ट लंप, इन अ ब्रेस्ट लंप इज 4 सेंटीमीटर का दे रखा था. नो नोडल मेटास्टेसिस, मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं. विच इज़ द स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर का. ओके, तो बेसिकली इसकी पूरी देखो, अब इस तरह की चीज़ें हम बेसिकली स्किप करते हैं, हमारा बिल्कुल मूड नहीं होता इनका पढ़ने का. ये बात समझो, ये हकीकत है. तो देखो मैंने इसको लिख लिया था, ये सारी स्टेजिंग वगैरह मैं लिखता गया था कि मुझे ये रटनी है चीज़ें. ठीक है, तो TNM स्टेजिंग होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए. T ट्यूमर का साइज़ देखते हैं. N से लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस, मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ कि नहीं, और M से मतलब होता है मेटास्टेसिस की ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या नहीं, सीधा सीधा मतलब. ओके, स्टेजिंग आंसर आने से पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि कैसा क्या है, फिर हम डायरेक्ट आंसर में जंप करेंगे. कि T1 क्या कहलाता है कि ट्यूमर का साइज़ लेस देन या इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा, तो उसको T1 बोला जाता है. अगर आप ये साइज ही रट लोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा स्टेज है. ओके, T2 में ट्यूमर का साइज़ देखा गया है कि वो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर होगा, बट लेस देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा. ये आपको एकदम लर्न करने होंगे, यू कैन नॉट मिस दीज टॉपिक्स. T3 में क्या हो जाता है? ट्यूमर का साइज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर. ओके, और T4 ऐसे याद रखना कि T4 जो है उसकी 4 क्लासिफिकेशन. ओके, 4 और 4 क्लासिफिकेशन T4. तो T4A, T4B, T4C, T4D. तो T4A में क्या होता है? एक्सटेंशन टू द चेस्ट वॉल. ओके, नॉट इंक्लूडिंग द पेक्टोरलिस मसल. जो ये चेस्ट की मसल बाहर जो सबसे होती है वो इंक्लूड नहीं होती. और चेस्ट वॉल मतलब ये ट्यूमर जो है अब ये 5 सेंटीमीटर के ऊपर है, क्योंकि ये एक्सटेंशन कर रहा है चेस्ट वॉल में, कहीं भी हो सकता है, रिब्स में, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मसल्स में, सार्टोरियस मसल में, बट पेक्टोरिस इन्वॉल्व नहीं होती है. T4A का क्लासिफिकेशन. बी वाले में क्या है? इडिमा होता है इंक्लूडिंग प्लियो दी ऑरेंज. ओके, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं. वो ऑरेंज की जैसे स्किन वो दिखती है ना हमको, पील, ऑरेंज पील की, वो डॉटेड 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 गूज टाइप में दिखते हैं वो. तो इसमें 4B में क्या होता है? इडिमा होगा इस टाइप का, प्योर ऑरेंज, और अल्सरेशन ऑफ स्किन, स्किन में अल्सर हो सकते हैं, और सैटेलाइट स्किन नोड्यूल्स हो सकते हैं, एंड कन्फाइंड टू द सेम ब्रेस्ट, और ये सेम ब्रेस्ट पे रहेगा. ओके, तो ये T4B है. बी में ऑरेंज लाइक अपीरियंस हो जाएगा, स्किन का अल्सर हो जाएगा, और सैटेलाइट
स्किन नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे सेम ब्रेस्ट में। ओके, सी वाले में क्या है, T4C में बोथ T4 और T4B की कंडीशंस दिखेंगी। ओके, मतलब T4A में क्या है, चेस्ट वॉल में एक्सटेंशन, और इसमें बी में क्या है, एडिमा देखने को मिलेगी। ओके, और T4D में क्या है, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा होता है। ओके, इन्फ्लामेशन समझ में आएगा, सूजन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गया टी वाला इसका सेगमेंट। अब यहाँ पे हम पूरा कवर कर लेते हैं इसको, फिर आंसर में जाएंगे क्या था। नोट मैंने लिखा है यहाँ पे कि इन्वेजन ऑफ द डर्मिस एलोन डज नॉट क्वालिफाई एज T4। ओके, अगर डर्मिस में इन्वेजन हो रहा है, मतलब अंदर जा रही है, तो वो अकेला ये नहीं कहेगा कि इसको T4 है स्टेज। ओके, एक बात। दूसरी, चेस्ट वॉल इंक्लूड्स, जो मैंने बता चुका कि रिब्स में इंटरनल कॉस्टल मसल्स, सर्टेरियस इंटीरियर एंड बट नॉट द पेक्टोरलिस, मेजर नहीं, बाहर वाली, बाकी सब इन्वॉल्व हो जाएगा अगर चेस्ट वॉल एक्सटेंशन में। ओके, मतलब T4A वाला है ये। डिम्पलिंग ऑफ द स्किन, निप्पल रिट्रैक्शन और अदर स्किन चेंजेस एक्सेप्ट दोज इन T4B एंड T4D, जिसमें एडिमा और इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा में अकर इन T1, T2 और T3 विदाउट अफेक्टिंग द क्लासिफिकेशन। ओके, मतलब क्या है, डिम्पलिंग ऑफ द स्किन और निप्पल रिट्रैक्शन है जो, और अदर चेंजेस हैं एक्सेप्ट T4B एंड T4D, तो ये किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। T1 में भी हो सकता है, T2 में और T3 में, और इससे एक क्लासिफिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, सीधी सी बात। अब N क्या है, इसमें रीजनल लिम्फ नोड कैसे इन्वॉल्व होंगी। तो हालांकि इस क्वेश्चन में बोला था कि लिम्फ नोड कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मेटास्टेसिस का कोई सीन नहीं है, बट इन फ्यूचर दे कैन आस्क। ओके, अगर टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो ईजी पूछ लिया सिर्फ स्टेज साइज दे के, नेक्स्ट टाइम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये टेबल रटनी है हमको। ओके, N1 में क्या है कि मेटास्टेसिस टू द मूवेबल इप्सिलेटरल लेवल 1 and 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगी। ओके, तो N1 में ये मेटास्टेसिस होगा, मतलब ये लिम्फ नोड्स अब इन्वॉल्व होंगी लेवल 1 और 2 में, और एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगी। अब N2 के 2 पार्ट हैं, N2A, N2B। तो N2A में क्या है, मेटास्टेसिस इन इप्सिलेटरल सेम साइड में, इसमें भी लेवल 1, 2 और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अब इसमें फिक्स हो जाएगा। ओके, जो जहाँ हैं वहीं फिक्स हो जाएंगी सेम साइड में, लेवल 1 और एक्सिलरी में, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, T2B में क्या है कि मेटास्टेसिस ओनली इन द क्लिनिकली एपरेंट इप्सिलेटरल इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, इन द अब्सेंस ऑफ क्लिनिकली एविडेंट एक्सिलरी लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। ओके, सिंपल सी बात है, इतना टफ नहीं जाते हैं वो लोग। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बट एज अ नॉलेज देख लो कि N3A के भी 3 पार्ट होंगे, N3A, N3B, N3C। N3A में क्या होता है, मेटास्टेसिस इन एप्सिलेटरल सेम साइड, और कहाँ तक, कौन सी लिम्फ नोड इन्वॉल्व करती हैं 3 में, इंफ्राक्लेविकुलर, यहाँ वाली। 3B में क्या करता है, मेटास्टेसिस इन एप्सिलेटरल इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड एंड एक्सिलरी, मतलब यहाँ की और एक्सिलरी दोनों इन्वॉल्व होंगी थर्ड में। बी में तो बोथ याद रखना। सी वाले में क्या है, मेटास्टेसिस इन इप्सिलेटरल बट सुप्राक्लेविकुलर, तो इसको ऐसा सिंपल याद रखना कि ए वाला इंफ्रा है, इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगी, बी में बोथ होगा मैमिलरी और एक्सिलरी, N3C में क्या होगा कि सुप्रा क्लेविकुलर हो जाएगा। ओके, इस तरह रटना है हमको डायरेक्ट। इसमें बहुत, मैं तो ये पूरी फील्ड को ही बोलता हूँ कि जो ये हमारी मेडिसिन की फील्ड है, ये बहुत, मतलब ऐसा मत सोचो कि अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो बहुत जीनियस है, ये जीनियस वाली फील्ड ही नहीं, यहाँ सब कुछ रटना है भाई। क्योंकि अगर कोई पेशेंट आया, वहाँ तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है, तुम्हारा जितना रटे हो चीज़ें और सब तुम्हारे ब्रेन में होनी चाहिए, उतना इस फील्ड में उसको इंटेलिजेंट माना जाता है। और जबकि इंटेलिजेंट वो होता है जो कि हर चीज़ सोच सके और कुछ नया करे, बट यहाँ नया करने की चीज़ नहीं है, नया मत करो, चुपचाप रटो। M मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस मेटास्टेसिस। M0 क्या है, नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस। ओके, मेटास्टेसिस नहीं होता, मतलब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल रहा है। M1 में अगर होगा तो उसको डिस्टेंस मेटास्टेसिस होगी। और ये मैंने नोट्स शेयर की हैं, तो आप ये स्टेजेस देख लेना सब, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2A क्या है, स्टेज 3B क्या है, 2B, और स्टेज 3A में क्या है, और ये सारी चीज़ों के ये पूरी एक टेबल बनती है। बट
इस लेवल तक वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इस तरीके से। ओके, वो साइज दे देंगे, आपसे स्टेज पूछ लेंगे, सिंपल सा फंडा है। बस ये याद रखना कि स्टेज 4 में क्या होता है कि एनी साइज ऑफ ट्यूमर, एनी लिम्फ नोड और मेटास्टेसिस होगा ही होगा। ओके, ये सब चीज़ें आप एक बार ध्यान से देख लेना। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस क्लासिफिकेशन का समझ में आया होगा कि कैसे हमको TNM स्टेजिंग समझनी है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रटना पड़ेगा। तो देखो टी क्या दे रखा था साइज, मतलब लंप का, कि 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर किस में आता है? T2 में। T2 मतलब स्टेज सेकेंड, सीधा सीधा याद रखना, स्टेज सेकेंड में। ओके, तो ये आंसर था, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर बट लेस देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर T2 में होता है, तो ये स्टेज 2 में आते हैं। ओके, सो आशा करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से करिएगा, इससे एक क्वेश्चन आ ही आ जाता है, और टफ है, लोग करते नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और अक्सर देखने को मिलता है। ओके, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इज डिफाइंड एज पेन। तो ये वाला इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन वाला टॉपिक जाके अच्छे से पढ़ना, इससे एक क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। तो ये इसमें क्या होता है आंसर? रिलीव्ड ऑन स्टैंडिंग इटसेल्फ स्टिल। ओके, मतलब खड़ा भी हो गया तो पेन शांत हो जाएगी। ये इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन का वो है। ओके, अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मेटास्टेटिक लीवर डिजीज इज फाउंड इन हाउ मच परसेंटेज ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी फॉर प्राइमरी कोलोरेक्टल कैंसर। अगर मतलब वो ये बोल रहा है कि कोई पेशेंट को प्राइमरी कोलोरेक्टल कैंसर है तो कितने % चांस है कि वो लीवर में मेटास्टेसिस होगा। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है या आपको इतनी एक्यूरेसी नहीं है तो कितना भी माथा पटक लो, ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट % बताना है, ये डायरेक्ट रट्टोबाजी वाली बात है। क्या लॉजिक लगा हो गया यार इसमें, क्या अंडरस्टैंडिंग? 33% इसका आंसर है। मैं श्योर हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ता और ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं नहीं इसको, तुक्का लग जाए अलग बात है, बाकी मैं नहीं जानता। ओके, तो कोलोरेक्टल कैंसर ये मतलब मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेटास्टेसिस जो लीवर में होता है, तो कोलोरेक्टल कैंसर से 33% होता है। ओके, अगर कोलोरेक्टल के बाद देखा जाए तो वो कार्सिनोमा लंग है। ठीक है, 1/3 ऑफ द पेशेंट हैविंग सर्जरी, मतलब कोलोरेक्टल के 1/3 पेशेंट में 33% देखने को मिला है कि उसको लीवर में मेटास्टेसिस हो सकता है। ओके, तो ये था। तो ये एक नया टॉपिक समझो, क्योंकि कुछ नए टॉपिक्स भी डालते हैं ना, तो उनसे डरना नहीं है यार। टॉपर्स जो 250-250 नंबर पाते हैं वो लोग भी तो 50 क्वेश्चन गलत ही करके आ रहे हैं ना, तो वही तो नए टॉपिक्स हैं। डरना नहीं नए टॉपिक से, हमें तो हमारा टारगेट है कि जो रिपीट हो रहा है वो सीधे सही होने चाहिए। 140 तक रिपीट हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे टॉपिक। अब 150 में 20 नंबर तुक्का मारो, बजरंगबली का नाम लेके, सब सफल हो गए। ओके, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर बार लगभग। बोल रहा है कि ए 70 ईयर ओल्ड मेल मैन आफ्टर TURP, मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्सेशन ऑफ प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टेट की सर्जरी हो रही है 70 साल के आदमी की, उसको बिनाइन मतलब हाइपरप्लासिया है, उसके प्रोस्टेट को हाइपरप्लासिया है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर उसकी ये सर्जरी हो रही है इस लेवल से, तो उसको सीजर हो रहा है पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट में, तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? मतलब सीधा सीधा ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक 70 साल का आदमी, उसको प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया हो रहा है और उसकी जो ये रिसेक्सेशन चल रहा है, तो पोस्ट ऑपरेशन के बाद उसको चक्कर आने लगे हैं, अब पेशेंट को सीजर आ रहा है, तो क्या होगा डायग्नोसिस? ये बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है इनका। ओके, अगर पहले से नहीं पढ़े तो इसको समझना बहुत टफ हो जाता है एग्ज़ाम में, कि बिकॉज ऑफ हाइपोनाइट्रीमिया, मतलब जो सोडियम है वो हाइपो में चला जाता है, इसलिए चक्कर आने लगते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? वाटर इंटॉक्सिकेशन। ओके, इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम, फिर मैं समझाऊंगा। TUR सिंड्रोम क्या कहलाता है? जब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्सिटेशन करते हैं, रिसेक्शन करते हैं, नॉट रिसेक्शन करते हैं, मतलब उसको कट कर रहे होते हैं, प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो उस मोमेंट में क्या होता है? डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया और वाटर इंटॉक्सिकेशन, ये दोनों वर्ड सेम है। ओके, इस बार क्वेश्चन में वाटर इंटॉक्सिकेशन पूछा है, नेक्स्ट टाइम में देखना ये डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया दिए हैं आगे, मैंने देखे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो TUR सिंड्रोम में क्या देखने को मिला है? सेम वही डाइल्यूशनल वाटर इंटॉक्सिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपरबोलेमिक हाइपोनाइट्रेमिक स्टेट ड्यू टू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हाइपोटोनिक
इरीगेटिंग सोल्यूशन। इस सब इंग्लिश का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट जो दे रखा है इसके क्लिनिकल फीचर पहले पूरा पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लिनिकल फीचर क्या देखे जाएंगे इसमें। डायलेशनल हाइपोनेट्रीमिया में कि नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती, कन्फ्यूजन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, विजुअल डिस्टर्बेंस, सीजर्स, ओके। एंड द रिस्क इंक्रीजेज विद रिसेक्शन टाइम। अगर रिसेक्शन का टाइम 90 मिनट से ऊपर होता है तब ये सिंड्रोम होने की ज़्यादा मतलब चांसेस बढ़ते हैं। अगर ग्लैंड का साइज़ ग्रेटर देन 75 ग्राम है तब भी चांसेस ये डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, सीजर्स वगैरह आने। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स क्या है, डायूरिसिस, फ्यूरोसेमाइड वगैरह, डायूरिसिस के लिए जैसे लैसिक्स वगैरह आते हैं। इन सीवियर केसेस में हम हाइपरटोनिक सेलाइन डालेंगे 3% एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरी इसकी समरी ये है कि 70 साल का आदमी, उसको बीपीएच है, अब हम उसका रिसेक्शन कर रहे हैं ट्रांसयूरेथ्रल। अगर हमें 90 मिनट से ज़्यादा लग गया या उसके प्रोस्टेट का साइज़ 75 ग्राम से ज़्यादा है तो क्या होगा कि हम उसमें इरिगेटिंग जो फ्लूइड डालते हैं ना, आपने सर्जरी में देखा होगा कि फ्लूइड कंटिन्यूस डालते रहते हैं, तो वो फ्लूइड क्या करता है, जाता रहता है। ज़्यादा मतलब वो क्या है, जब ऑस्मोसिस पढ़ते हैं ना आप तो समझे होंगे कि हाइपो चीज़ जा रही है तो वो एग्जॉर्ब होगी, क्योंकि सेल्स में सोडियम वगैरह है, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो ये अंदर जाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रोमिया। वाटर अंदर गया, सोडियम तो वहीं था लेकिन पानी ज़्यादा अंदर चला गया सेल्स के, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया कहला गया। और इसी को बोला जाता है वाटर इंटॉक्सिकेशन। ओके, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले नेक्स्ट पेपर में भी आया है, मैं दिखाऊंगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द बेस्ट मेथड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ एयर बर्न। बर्न से ये टॉपिक देखो, यहीं इसी बार 2 क्वेश्चन आ गए बर्न से। तो बर्न क्या है, बहुत हाई यील्ड है, उसको बहुत दिमाग लगा के पढ़ना। तो सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक, अगर कोई जल गया है, अब बाहर से कितना जल गया है उसका एयर वे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ओके, तो सीधी बात है कि ये मास्क लगाने से काम नहीं चलेगा, क्या पता अंदर क्या क्या जल गया है। नेजल प्रोंग से भी काम नहीं चलेगा। ट्रैकियोस्टोमी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हमको करनी है कि नहीं करनी है जब तक हम पूरा नहीं समझ। तो इसका आंसर होगा इलेक्टिव इंट्यूबेशन करना है हमें। अब ये एयरवे बर्न हो गया है तो उसका हमने यहीं पे लिख लिया कि इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ बर्न एयरवे हमें क्या करना है। सबसे पहले जैसे पेशेंट आए तो अर्ली इलेक्टिव इंट्यूबेशन इज सेफेस्ट, क्योंकि बिकॉज डिले कैन मेक इंट्यूबेशन वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ स्वेलिंग। मतलब जला है पेशेंट, इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग हो सकती है। तो अब तुम इंट्यूबेशन कर भी रहे हो तो अगर स्वेलिंग है तो कैसे कर पाओगे, इसलिए फटाफट करना है जैसे पेशेंट आया है ऐसे। तो बी रेडी अ पर्सन ऑन इमरजेंसी क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी इफ़ इंट्यूबेशन इज़ डिलेड। अगर इंट्यूबेशन करने में लेट हो गया तो फिर ये क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी करना पड़ेगा। ओके, तो ये था, ये बर्न से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हाइल्ड है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये जॉलिसन एलिसन सिंड्रोम और GERD और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे GIT से मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, GIT बहुत ही हाइल्ड है सर्जरी के लिए, GIT से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते होंगे। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये समझ गए ना, आपकी एक हाइल्ड टॉपिक है जो पूछते हैं हाइल्ड कैसे निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, पूछने की संभावना नेक्स्ट टाइम। तो क्या है इसमें करंट, ये क्या होता है, एसोसिएटेड विथ मेन 1 ऑप्शन के हिसाब से। ओके, मोस्ट कॉमन साइट इज स्टमक, गलत। बेस्ट टेस्ट पर डायग्नोसिस, ये भी गलत। देखना भी आगे मैं प्रूव करूंगा ये क्यों गलत है। मेटास्टेसिस टू एडजेसेंट गट, ये सब गलत हैं। ये एसोसिएटेड विथ मेन इस ऑप्शन के हिसाब से वो सही था, ये एक्यूरेसी चाहिए। ओके, अब चलिए इसकी देखते हैं जानकारी। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या कहलाता है कि ये गैस्ट्रिनोमा है एक प्रकार की, मोस्ट कॉमन फंक्शनिंग मैलिग्नेंट पैंक्रियाटिक इंडोक्राइन ट्यूमर है। ओके, ये समझना ये चीज़। और सेकंड नंबर क्या है, मोस्ट कॉमन इन मेन, और मीन एज होती है 50 साल के लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिला है, और मेल में। ओके, जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम अकर्स इन 2 फॉर्म, एक स्पोरेडिक फॉर्म होता है जो 75% होता है, और मेन 1 एसोसिएटेड 25। ये था हमारे ऑप्शन में, तो ये आंसर हो गया। ओके, इस तरह इतनी एक्यूरेसी देखो। सेकेंड क्वेश्चन, दोज एसोसिएटेड विथ मेन 1 आर द ऑलमोस्ट ऑलवेज मल्टीपल। अर्ली ऑनसेट होता है इसका, मोर कॉमन इन डिओडिनम। वहाँ पे क्या पूछा था, स्टमक। ओके, इसलिए डिओडिनम है मोस्ट कॉमन साइट।
अब देखो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिनोमा डिओडेनम है, फिर पैंक्रियाज है, स्टमक इसलिए वो गलत कर दिया था मैंने वहाँ पे। ओके, अब देखो डिओडेनम प्राइमरी टेंड टू स्प्रेड टू द लोकल लिम्फ नोड्स में, वहाँ पे बोल रखा था गट में बट लिम्फ नोड में, इसलिए ये सही है आंसर। इस लेवल की एक्यूरेसी गाइस। पैंक्रियाटिक प्राइमरी टेंड टू लीवर, अगर पैंक्रियाटिक रीजन में हुआ है गैस्ट्रिनोमा और उस ट्यूमर के, तो वो लीवर में मेटास्टेसिस होगा। अब ऑल गैस्ट्रिनोमा आल्सो प्रोड्यूस क्रोमोक्रेनिन ए, वहाँ पे क्या दे रखा था, दूसरा दे रखा था गैस्ट्रिन का कुछ, ठीक है, तो ये आंसर सही होता। अब गैस्ट्रिनोमा क्या है कि इंक्रीज्ड गैस्ट्रिन सिक्रीशन, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। ओके, गैस्ट्रिन HCl फिर सिक्रेट करवा, मार्क्ड गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रीशन, ओके, पेप्टिक अल्सर होता है, इससे एसिड ज़्यादा होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि गैस्ट्रिनोमा ट्राइंगल और ट्राइंगल ऑफ पशारोज, इसको हमको याद करना है, सर ने लिखवाया है, हो सकता है कभी पूछ सकते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या है, बाउंड्रीज ऑफ पशारो ट्राइंगल में क्या होता है कि जंक्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड CBD। तो अभी जनरल एनाटमी देखनी है कि ये वो है, मतलब गॉल ब्लैडर है तो ये सिस्टिक डक्ट है, ये हेपेटिक डक्ट है जो लीवर से आती है, और ये मिलके हो जाती है कॉमन बाइल डक्ट। ओके, और यहीं से ये ड्यूडेनम ऐसे निकलता है, और यहाँ पे ये पैंक्रियाज है ऐसे सपोज, हाँ, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और ये ड्यूडेनम ऐसा। तो अब देखो इनकी बाउंड्री समझना आप, सिंपल से बाउंड्री क्या है, जंक्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड CBD, तो ये एक रीजन हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि जंक्शन एट द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये सेकेंड और थर्ड का सपोज यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट जंक्शन एट द नेक एंड बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज, तो मतलब ये एक प्रकार का इस टाइप से ये यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट होगा, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ पसारो। ओके, अब मैं 3D में नहीं बना सकता हूँ बट आइडिया लगा लो। ओके, तो ये ऑल अबाउट इस क्वेश्चन का था कि गैस्ट्रिनोमा मेन 1 में इन्वॉल्व होता है। ओके, ये सारे टॉपिक ऐसे रटने हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर गैस्ट्रीनीमिया। गैस्ट्रीनीमिया का कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज है? गैस्ट्रीनीमिया मतलब एसिडिटी, मतलब एसिड का लेवल बढ़ जाए कहाँ, ब्लड में, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिला है, किस में होता है, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में। ओके, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में। गाइज अगर कहीं गलत हो जाऊं तो कोई टेंशन नहीं लेना, ऐसा क्या हो गया, सर ने ये बोल दिया, भाई ने गलत बोल दिया, चेक कर लेना। ओके, क्योंकि मैं अपने साइड से बेस्ट कर रहा हूँ, मैं 2 महीने से इंटर्नशिप के उसमें लगा हूँ इधर उधर, तो मैं ये बुक से तो काफ़ी दूर हो चुका हूँ, बट तब भी किसी तरीके से मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि इस टाइप से पढ़ो आप, पढ़ना तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा ना, मैं सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ। अब कॉजेज़ ऑफ हाइपर गैस्ट्रीनीमिया में क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो अल्सरोजेनिक कॉजेज़, मतलब जिसमें अल्सर हो जाए और अल्सर से एसिड ब्लड तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये रैक्स उसका क्या है, निमोनिक्स है कि ये रिटेन्ड एक्सक्लूडेड एंट्रम, अगर वहाँ रह जाए एंट्रम सर्जरी के ड्यूरेशन में तो हाइपर गैस्ट्रीनीमिया हो जाएगा। एंट्रल जी सेल हाइपरप्लासिया है, हाइपर फंक्शन, जी सेल एसिड निकालने में हेल्प करता है। गैस्ट्रिनोमा हो जाए, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम। और दूसरा क्या है कि नॉन अल्सरोजेनिक कॉजेज़ में पैच याद रखना, परनीसियस एनीमिया नॉन अल्सरोजेनिक काज है किसके लिए, हाइपर गैस्ट्रीनीमिया में। एंटी सेक्रेटरी ग्लैंड्स एजेंट्स जैसे पेंट्रोपाजोल वगैरह है। ये था अपना क्वेश्चन। ओके, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपर गैस्ट्रीनीमिया के लिए। एसिड रिड्यूसिंग प्रोसीजर, ओके, जैसे वैगोटॉमी। अब ये सारे वहाँ पे थे ऑप्शन में। ओके, क्रोनिक रीनल पर, बट मोस्ट कॉमन पूछा था तो एट्रोपिक है। और ये हाइपर पाइलोरिक इन्फेक्शन, सब सारी नोट्स हैं ग्रुप में, जो लोग नए हो पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, ये सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हैं, जाके वहाँ से चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर रेडिएशन इंड्यूस्ड ऑक्लूसिव डिजीज ऑफ कैरोटिड आर्टरी। ओके, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मैनेजमेंट फॉर रेडिएशन इंड्यूस, मतलब अगर किसी चीज़ का रेडिएशन चल रहा है कुछ भी ट्यूमर व्यूमर के लिए, तो अगर उसके कारण कैरोटिड आर्टरी में ऑक्लूजन हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये लो डोज, अब ऑक्लूजन हो गया तो लो डोज स्प्रिन का कोई मतलब ही नहीं, ऊपर से लो डोज ऑप्शन में तो कोई मतलब नहीं इसका। कैरोटिड
इंडार्ट्रिएक्टोमी और ये कैरोटिड बाईपास सर्जरी, इनका कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा एंजियोप्लास्टी करोगे और स्टंट डालोगे, क्योंकि वो हो गया है क्या, ऑक्लूजन। ठीक है, तो ये बेस्ट आंसर है। ये कुछ नए टॉपिक्स आ जाते हैं, बट आगे देखना ये सब रिपीट होंगे। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन, लिड लैग साइन इज आल्सो नोन एज, एक्चुअली ऑप्था का क्वेश्चन है बट यहाँ रखा गया है तो रटना पड़ेगा, कहीं भी रट लो यार, है ना। लिड लैग साइन इज आल्सो नोन एज, तो इसको बोला जाता है वॉन ग्रैफी साइन, वॉन ग्रैफी साइन, लिड लैग वॉन ग्रैफी, लिड लैग वॉन ग्रैफी साइन। ओके, अब देखिए यहीं पे हमने सारे अपर आई लिड के साइंस जो होते हैं तो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं क्या क्या होता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था इस बार की वॉन ग्रैफे साइन सीन इन लिड लैग एंड डाउन गेज। ओके, नीचे देखते हैं तो ये लिड लैग होगा। अब डार्लिम प्लीज साइन लिड रिट्रैक्शन में देखने को मिले। ओके, अब देखो इतने सारे टर्म्स यार रटने पड़ेंगे ना, स्टिल बैक साइन। अब पूरी सर्जरी पढ़ के ये चीज़ें रट पाना इम्पॉसिबल है, बट ये यहाँ जो लिखा है तो ये रटना मस्ट है। ओके, स्टिल बैक साइन इनकम्प्लीट इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होगी। ग्रोव साइन मतलब रेजिस्टेंट टू पुलिंग द रिट्रैक्टेड प्यूपिल, रिट्रैक्टेड अपर लिप। ओके, लिड। बॉस्टम साइन में क्या है, जर्की मूवमेंट ऑफ द लिड एंड डाउन गेज, ऐसा करोगे तो जर्क होंगे वो। अब गेलिनेक साइन क्या है कि एबनॉर्मल पिगमेंटेशन ऑफ अपर लिड। गिफोर्ड साइन क्या है, डिफ़िकल्टी इन इवर्टिंग द अपर लिड। ओके, ये सारे साइन हैं अपर लिड के, एक बार क्वेश्चन पूछा था तो हम तैयार हैं अब रट के कि नेक्स्ट टाइम अगर इनसे कुछ पूछेगा तो हम संभाल लेंगे, क्योंकि एक बार कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया तो वो हाई टॉपिक कहला जाता है कि अब नेक्स्ट टाइम इसकी पूछने की संभावना है। ओके, तो गाइज इसी के साथ पहला पार्ट जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने फर्स्ट ए पहले ही अपलोड कर दिया था, ये फर्स्ट बी है। ओके, तो 2 पार्ट बने 2017 के, ओके 2017 के। सो गाइज ये सब चीज़ें इस तरह से रटनी पड़ेंगी और एक्सक्यूज़ेस बनाने का बिल्कुल समय नहीं है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। इसी तरह की कंसाइज और क्रिस्प स्टडी करो। ओके, अब क्या है, अब ये पार्ट आप देखें ना, मैं समझा ज़्यादा रहा हूँ पढ़ाने से ज़्यादा। कुछ लोग आएंगे उनको लगेगा 5 मिनट में पूरी सर्जरी पढ़ा दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सिर्फ मैं हर वीडियो में चिल्ला रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका समझो। ये सर्जरी का 2017 का पेपर है, 1 घंटे के ऊपर लगा होगा एक्सप्लेन करने में, और ये पता नहीं कितने पेज का होगा। यहीं से देख लेना आप, मैं श्योर हूँ एकदम से कि इस पेपर अभी जब दिसंबर के दोगे तो इसी पेपर से 2-3 टॉपिक रिपीट हो जाएंगे। तो ऐसे हम 7 पेपर करने वाले हैं। मैं एग्ज़ाम दिया हूँ ना, तो सर्जरी में मेरे 40-45 क्वेश्चन आए थे, 40 इन्हीं टॉपिक से थे। ठीक है, तो ये मेरा एक वो समझो कि मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ ये पॉइंट्स, कि इनको रटो यार। 900 पेज के ये नोट्स हैं, इनको क्या आप 5 दिन में रट लोगे क्या? इम्पॉसिबल है। और क्वेश्चन यही पूछते हैं वो लोग, पास तो आराम से होना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, पढ़ते रहिए, टेक केयर। हाँ, ओके।